नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम अटॉर्नी जनरल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये भी आपके चैप्टर 5 चाहे पार्ट 5 बोल दीजिए, पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हम प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कशन किए थे लास्ट वीडियो में, तो वो भी आपका पार्ट 5 में ही है, चैप्टर 5 में है। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में भी जो भी प्रोविजंस है वो आपको पार्ट 5 में ही पढ़ने को मिलेगा। छोटा सा वीडियो है, लेकिन कई बार एग्जाम्स में इस टॉपिक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको जो प्रोविजंस है वो आपको आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 में आपको पढ़ने को मिलेगा। अटॉर्नी जनरल क्या है? ये बेसिकली लीगल एडवाइज़र ऑफ प्रेसिडेंट है। ही इज़ द लीगल एडवाइज़र ऑफ प्रेसिडेंट, पहला चीज़। दूसरा चीज़, क्योंकि प्रेसिडेंट जो भी है आपके आर्टिकल 143 के तहत, आर्टिकल 143 के तहत जो एडवाइस लेते हैं फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, तो अटॉर्नी जनरल के माध्यम से ही लेते हैं। पब्लिक ओपिनियन से रिलेटेड, लीगल आपके जो भी मैटर से रिलेटेड कोई भी जो लीगल एडवाइस होता है, राष्ट्रपति कई बार सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत एडवाइस लेते हैं, सलाह लेते हैं कुछ लीगल मैटर्स में, तो वो अटॉर्नी जनरल के ही माध्यम से लेते हैं। एक चीज़ और है, दूसरी बात यह है कि ये इंडियन गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइज़र हैं। क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब एक तरफ से इंडियन गवर्नमेंट के ये एडवोकेट हो गए, प्रिंसिपल एडवोकेट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम यूनियन ऑफ इंडिया। प्रिंसिपल एडवोकेट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो चलिए और इनके बारे में कुछ और डिस्कशन करते हैं। तो गवर्नमेंट के एक तरफ से ये एडवोकेट हो गए। इनके बारे में जो प्रोविजंस है वो आर्टिकल 76 में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। के वेणुगोपाल इस समय आपके अटॉर्नी जनरल हैं इंडिया के। अच्छा, और बेसिकली जो क्वालिफ़िकेशन है इनका आर्टिकल 76 के हिसाब से, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के बनने का जो क्वालिफ़िकेशन होता है वही क्वालिफ़िकेशन आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बनने के लिए चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बनने के लिए जो प्रोविजंस हैं वो आपको आर्टिकल 124 क्लॉज 3 में आपको पढ़ने को मिलेगा। आर्टिकल 124 क्लॉज 3 में आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जो क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो आपको आर्टिकल 124 क्लॉज 3 में पढ़ने को मिलेगा। तो आप जब आर्टिकल 76 क्लॉज 1 जब पढ़ेंगे कि अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो उसमें उसके साथ ऐड कर दीजिए आर्टिकल 124 क्लॉज 3 को ऐड कर दीजिए। ठीक, अब उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। पहला तो ये होना चाहिए, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड चीज़ क्या होना चाहिए, 5 साल का या फिर हाई कोर्ट के जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
दूसरा, किसी भी हाई कोर्ट में, एनी हाई कोर्ट, 10 साल का प्रैक्टिस, मतलब एक तरफ से 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिस करते हुए। चौथा, प्रेसिडेंट के नॉलेज में, इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, वो एक एमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए। ही मस्ट बी एमिनेंट जूरिस्ट। तो ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं, इनकी ड्यूटी क्या है। लीगल एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट, तो ड्यूटी में आपका आ गया बेसिकली ही गिव्स एडवाइस टू द गवर्नमेंट अपॉन लीगल मैटर्स। लीगल मैटर्स। दूसरा, जो भी लीगल कैरेक्टर से रिलेटेड मैटर्स हैं, मैटर्स ऑन लीगल कैरेक्टर, इसमें ये अपना ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। चौथा चीज़ क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और कोई जो फंक्शन है, अदर फंक्शंस रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हो गया आपका उनका ड्यूटी। अब इतना हो गया। अब इनके टर्म के बारे में इतना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। टर्म के बारे में जो है आपका अटॉर्नी जनरल के टर्म कार्यकाल जो है, इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। बेसिकली जो होता है नॉट डिफाइंड, लेकिन नॉर्मली जो होता है जैसे 3 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। नॉट डिफाइंड, नॉर्मली आपका 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है। जैसे कि के वेणुगोपाल है 2000, आपकी अभी जो करंट है वेणुगोपाल जी, इनका जो अपॉइंटमेंट 2017 में हुआ था, फिर 2020 में री अपॉइंटमेंट हुआ है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 साल के बाद, 3 साल के अवधि के बाद आपके अटॉर्नी जनरल का मतलब एक तरफ से फिर से अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनका जो टेन्योर होता है अटॉर्नी जनरल का, वो प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के जब तक होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक आपका अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल तब तक रहेगा। और जो भी रेम्यूनरेशन है, सैलरी को इसमें रेम्यूनरेशन बोला जाता है, वो प्रेसिडेंट डिफाइन करेंगे। ठीक, ये हो गया। अच्छा, इनका जो पद होता है वो, क्योंकि ही इज़ नॉट ए गवर्नमेंट सर्वेंट, तो ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशंस। कंडीशंस क्या है कि कोई भी ऐसा कोई मतलब ये केस नहीं लेंगे, चाहे कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ होगा, चाहे किसी भी एक्यूज्ड के क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अच्छा, तीसरा चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था अटॉर्नी जनरल के पोस्ट का, वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 28 जनवरी 1950 को फॉर्मेशन हुआ था। ये हो गया आपका। अच्छा, तो ये हो गया आपका मेन पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी
चीफ लॉ ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और लीगल मैटर्स जो भी होगा, हाँ, इनको एक अथॉरिटी है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एनी कोर्ट में जाके ये वहाँ की प्रोसीडिंग देख सकते हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ये वहाँ की प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ये वहाँ पे वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, इज़ नॉट एलिजिबल फॉर इन द वोटिंग ऑफ एनी मैटर्स। ठीक, अच्छा, ये हो गया। इनको जब ये पार्लियामेंट में जब ये पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी मैटर्स में, तो इनको जो भी इम्यूनिटीज़ मिलेंगी, जो भी चीज़ें, जो बेनिफिट्स मिलेंगी, वो सारी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बराबर इनको दी जाएंगी। ये हो गया। तो ये हो गया दोस्तों आपका अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं। मैं बेसिकली जो बुक फॉलो करता हूँ वो बुक है आपका ये ममता राव जी का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। मैं इसी बुक को फॉलो करता हूँ, इसमें जो भी मैं पढ़ता हूँ इसके हिसाब से आपको मैं बताता हूँ। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।